हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे और मस्त होंगे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन वो बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही बारी हमारे बिहार बोर्ड में रिपीट हुआ है और सीबीएसई बोर्ड में, तो दोनों के लिए यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले हम देखो, पहले उन क्वेश्चनों को मैं लाया हूँ जो हाँ बिहार बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। तो और हम उन क्वेश्चनों को बहुत बारीकी से समझेंगे और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ऐसा मैं समझाऊंगा कि दुनिया में कोई आपको नहीं समझाया होगा। तो हमें आप पहले जो भी हो लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि आप इस चैनल से जुड़िएगा तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आपका समय नहीं बर्बाद करूँगा। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भर्जन क्या है? भर्जन क्या है? देखो, भर्जन का मतलब देखो, यहाँ भर्जन कभी कभी जारन भी कहता है भर्जन को। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो जिससे जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, भर्जन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो भर्जन या जारन जब भी हो, जो भी हो, दो प्रोसेस होता है। एक निस्तापन भी होता है। तो भर्जन में क्या होगा? भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा, लेकिन इसमें जल लिया जाता है और उस जल को वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। और गर्म करने के बाद ये जल जो कहा है, जल को गर्म करेंगे तो वाष्प के रूप में तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। और एक क्या होता है? निस्तापन। तो निस्तापन क्या है दोस्तों, उसको भी हम गहराई से समझेंगे। देखिए, भर्जन और निस्तापन में बड़ा अंतर पूछता है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि भर्जन और निस्तापन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि यह पूछा गया 2010, 11, 12, 14, मतलब कई बार रिपीट हुआ है। तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत बेहतरीन तरीक़ा से जानिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और याद इसे तैयार कर लीजिएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं, जो भर्जन अगर याद कर लेते हैं तो निस्तापन इसके जरिए आएगा, और निस्तापन को आप तुरंत ही क्या कर गया, याद कर लीजिएगा। तो चलिए निस्तापन को देख लेते हैं। अब दोस्तों हम निस्तापन के बारे में बात करेंगे। निस्तापन क्या है? हम पहले पढ़े हैं कि भर्जन जो होता है वायु की उपस्थिति में होता है, और निस्तापन क्या होता है? वायु की अनुपस्थिति में होता है। पहले यहाँ ट्रिक देखिए। निस्तापन, निस्तापन मतलब नहीं कह रहा है, नहीं नहीं का अर्थ आ रहा है, माने इसमें वायु नहीं होनी चाहिए, यानी वायु की अनुपस्थिति होनी चाहिए। अब वायु की जब अनुपस्थिति होगा तो उसके उपस्थिति में हम क्या करेंगे? जब गर्म करेंगे। और एक और बात की देखो, निस्तापन जो होता है हमेशा याद करना, इस जो अयस्क होता है ना, अयस्क को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। और इसको धातु के साथ क्या कहते हैं? गर्म किया जाता है। और उसमें से जो धातु प्राप्त होता है वह ऑक्साइड से क्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, तो क्या बनाता है? ऑक्साइड बना लेता है। तो पहले देखो, इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो जिससे धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अयस्क जो होता है, अयस्क में जो भी धातु होता है उस धातु को कैसे निकाला जाए, उसको क्या करेंगे? वायु के ऊपर अनुपस्थिति में क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो वह धातु का होगा, ऑक्सीजन से अब क्रिया कर लेगा, और ऑक्सीजन से अब क्रिया कर लेगा तो क्या बनाएगा दोस्तों? ऑक्साइड बनाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? निस्तापन कहता है। तब पहले देखो, हम भर्जन बताया, मत भर्जन की कहो चाहे जारन कहो, उसे जो भी कहा जाता है, तो वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। इसमें धातु का शोधन किया जाता है, धातु को प्राप्त किया जाता है। धातु जब भी प्राप्त करेंगे तो ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है H2O तरल है जबकि H2S गैस है, आखिर क्यों दोस्त? H2O तरल है जबकि H2A गैस है। तो पहले बात जान लो, H2O सही में क्या है? जल होता है, तरल के रूप में होता है, और जबकि H2S का है, गैस होता है। ये दो दिमाग में रख लो। अब अभी होता है, इसमें क्या बंधन होता है, क्या क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में क्या कारण बताना है, हम चर्चा करते हैं। तो देखो, तो H2O में क्या होता है? H2O में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या होता है? बंध लगता है। वो कैसा? तो प्रबल बंध। अब जबकि H2S में हाइड्रोजन और यस का बंधन तो होता है, पर कैसा? दुर्बल होता है। क्योंकि अब देखो, पीरियोडिक जब टेबल तुम अच्छे से पढ़े होगे, पी ब्लॉक अच्छे से पढ़े होगे तो समझ जाओगे। क्योंकि हम पढ़े हैं कि पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आकार जो होता है क्या होता है? मतलब जो भी उसमें एलिमेंट होते हैं उनका आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है। और जब आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से उसमें से निकाल लेंगे, और उसका एनर्जी क्या होगा? कम होगा। और आकार जितने छोटा होगा, यानी जकड़ा होगा, उसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि पकड़ा हुआ है, छोटा है। आकार छोटा हुआ तो बल ज़्यादा लगाएगा, इसलिए। तो देखिए डिफ्यूजन क्या कर रहा है? H2O में एच आबंधन प्रबल है जबकि H2S में एच आबंधन दुर्बल है, क्योंकि एस का आकार ओ से बड़ा है। मैंने जो एस है, सल्फर, सल्फर का आकार ऑक्सीजन से क्या है? बड़ा होता है, इसलिए H2A
तरल है, जबकि H2S गैस है। तो आप इतना तो बात जरूर समझ गए होंगे कि पीरियोडिक टेबल आप पढ़े होंगे, उसमें देख लीजिएगा कि S किधर है और O किधर है। अगर एस का कार्य कह रहा है ओ से क्या है, ऑक्सीजन से बड़ा है, मतलब कहने का मतलब है ऑक्सीजन पहले आएगा और सल्फर बाद में आएगा। आप पीरियोडिक टेबल में आसानी से देख सकते हैं इसे और समझ सकते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसे जान लीजिएगा। H2 मतलब शुरू से पढ़े हैं, जल है, और H2S क्या है, गैस है। तो बस दिमाग में कंसेप्ट में याद कर लीजिएगा, बस उससे आप कारण बता सकते हैं आसानी से। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। और अगर इतना आप समझ गए, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है और ये पूछा भी जाएगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कहने का मतलब है, हम जो भी क्वेश्चन लाया हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम उन क्वेश्चनों को लाया हूँ जो हमारे बिहार बोर्ड मतलब एग्जाम बोर्ड में बार बार रिपीट हुए हैं। तो आप इससे, हम कहने का मतलब है, आप इसे तैयार कर लीजिए। सिंपल बात है, इसे तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम बोर्ड है इसमें से 100% कह रहा हूँ क्वेश्चन आना ही आना है। तो हम मात्र 10 क्वेश्चन लाया हूँ और 10 क्वेश्चन में से मतलब क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, मेरा ये गारंटी है, क्वेश्चन लड़ना ही लड़ना है। तो आप इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे, और तैयार कर लीजिएगा तो बहुत आप लोगों का हेल्प मिल जाएगा इससे। और आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बार बार हम कह रहा हूँ, हमारे चैनल से आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत ही बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मैं आगे चलकर नए नए वीडियो का अपलोड करूँगा, जो उन क्वेश्चनों को अपलोड करूँगा जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ताकि आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए। तो अगर मेरी बात आप समझ सकते हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं समझिएगा तो आप जानिए, मतलब मेरे कहने का मतलब है मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपको जैसा लगे वैसा करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और आपको इस क्वेश्चन में जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, तो प्लीज़ कमेंट करके कह दीजिएगा, मैं उसे पुनः बताने का कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? देखो, क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, पहले डिफिनीशन पढ़ लेते हैं दोस्तों। कहने का मतलब है किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। कहने को देखो सिंपल बात है, आप लोग कन्फ्यूजन होगा कि वायुमंडलीय दाब क्या है। देखो वायुमंडलीय दाब ये है कि हम जिस धरती पर रहते हैं, हमारे ऊपर वायु का दाब है, उसी को कहते हैं वायुमंडलीय दाब। अगर वायुमंडलीय दाब नहीं लगता ना, तो हम धरती पर नहीं कहीं और रहते, मतलब इधर उधर उड़ने लगते। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे वस्तु टिका है धरती पे, किसके बदौलत टिका है, तो वायुमंडलीय दाब के चलते। यानी वायु जो है हम पे क्या करती है, दाब डालती है, इसलिए हम इस धरती पे स्थिर हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। अगर नहीं लगाती तो आप लोग पता ही है किस तरह गुब्बारे उड़ता है, उस तरह हम लोग भी क्या करते हैं, उड़ते हैं। तो चलिए इसका ए बी का मतलब जानते हैं। ए बी क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर देखो, यहाँ पे बात समझो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1। जहाँ T2 क्या है, घोल का क्वथनांक है, मतलब घोल कहूँ तो विलयन, और T1 क्या है, शुद्ध जल का क्वथनांक है, शुद्ध जल का क्वथनांक है। तो देखिए डिफिनीशन बहुत ही आसान है, आप इसे, हम जानता हूँ कि आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी डिफिनीशन लाया हूँ और आपके लैंग्वेज में लाया हूँ, बिल्कुल और नहीं आप कर इसे सकते, ज़रूर आपको तैयार याद कर करना लीजिए, पड़ेगा। क्योंकि ये चलिए इसको याद नेक्स्ट करने में क्वेश्चन, आपको और परेशानी आपको नहीं होनी बता चाहिए। दूं कि केके जी चलिए नेक्स्ट क्लासेस का क्वेश्चन देखते हैं। HI के मतलब समझिए यहाँ पे और HF शक्तिशाली अम्ल है क्यों, कहने का मतलब HI जो आयोडीन, आई के मतलब यहाँ आयोडीन और एफ के मतलब फ्लोरीन, यानी हाइड्रोक्साइड आयोडीन है, हाइड्रो आयोडाइड है। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब HI और HF से क्यों शक्तिशाली अम्ल है, आखिर है तो क्यों, या ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, जो HF है HI से दुर्बल अम्ल है, HI से दुर्बल अम्ल है तो क्यों। कहने का मतलब देखिए, अब बार बार बताया हूँ कि जो HI जो होता है वह क्या होता है, अम्लीय गुण ज़्यादा उसमें पाया जाता है, मतलब उसमें याद कर लीजिएगा। देखिए आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ऐसा ही बहुत कुछ है, मतलब 5 गो है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो है ना, उसमें से आयोडीन जो होता है वो टूट जाएगा, किसी भी क्रिया करेगा तो टूट जाएगा, उसमें जो बंधन होता है
बंधन कमज़ोर होता है, और जिसका बंधन कमज़ोर होता है उसमें अम्लीय गुण बहुत ज़्यादा होता है। जिसका बंधन कमज़ोर होता है उसमें अम्लीय गुण बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एचएफ जो है ना, इसमें जो बंधन होता है बहुत ही मजबूत रहता है, बहुत ही मजबूत। इसलिए यह कम अम्लीय है। अम्लीय तो है, इसमें अम्लीय गुण है, पाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एचएफ जो होता है वो सबसे क्या होता है, अम्लीय में कम होता है, क्योंकि इसका जो बॉन्ड होता है ना बहुत ही मजबूत होता है, जल्दी टूटने का नाम ही नहीं लेता। तो जब टूटने का नाम ही नहीं लेगा तो अम्लीय गुण बहुत ही कम पाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिफिनेशन क्या कर रहा है, एच की अम्लीय शक्ति एच से क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि एच के बंधन लंबाई जो है ना एच के बंधन लंबाई से क्या होता है, अधिक होता है। एच के बंधन लंबाई कहने का मतलब है ये मतलब टूट जाएगा, एच जो है टूट जाएगा, और एच क्या है, नहीं टूटेगा। और एच जो बॉन्ड लगाता है वो कहा बहुत मजबूत है, और अतः यहाँ पे एच से क्या है, शक्तिशाली अम्ल है। तो देखिए हम पहले बताया हूँ कि जो एच है उसका बंधन क्या होता है, बहुत मजबूत। उसका बंधन क्या होता है, बहुत मजबूत। लेकिन जो एच है उसका बंधन क्या होता है, कमज़ोर होता है। मतलब अगर उसे क्रिया कराएंगे किसी किसी बेस से तो लवण में बदल जाएगा, लवण में आसानी से बदल जाएगा। लेकिन एचएफ को जो हम क्रिया कराएंगे, मतलब ये भी तो अम्लीय है, इसको भी हम क्षार से अगर क्रिया कराते हैं, बेस से क्रिया कराते हैं तो जल्दी लवण नहीं बनेगा, जल्दी लवण नहीं बनेगा। इसलिए क्या है, कम अम्लीय होता है, और जो अम्लीय ज़्यादा होता है वो क्रिया तुरंत कर लेता है, और तुरंत क्रिया क्या बनाता है, लवण बनाएगा। किसके साथ, तो क्षार के साथ क्रिया करता है। आप लोग क्लास 10th में जरूर उससे पढ़े होंगे। तो मैं यहाँ उतना बताता हूँ जो आप लोग को दिमाग में चला जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझते होंगे और बढ़िया समझते होंगे, और आप लोग को बढ़िया से याद होता होगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट दिमाग में ज़रूर रख लीजिएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है, बता देता हूँ आपको। 2014 और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन लाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सुनने वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा की दो मुख्य अवयवों का नाम लिखे। देखो यहाँ पे पहले बताना चाहता हूँ कि जो लोहा है ना, इसका जो अयस्क होता है पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव भी और साथ सब्जेक्टिव भी, मतलब 2 नंबर में भी पूछ सकता है, और 5 नंबर में आ सकता है, और 1 नंबर में भी आ सकता है। कैसे, सुनिए बात को। पहले इसको बात कंप्लीट कर लेते हैं कि जो लोहा के दो मुख्य अयस्क का नाम है कौन कौन होता है। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। इसका एक और अयस्क नाम है, उसको भी लिख लीजिए कॉपी पर। अगर आप मेरी वीडियो को पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरह पर लिख लीजिए। उसको कहते हैं सीडेराइट। क्या कहते हैं दोस्तों, सीडेराइट। सीधे मत समझिएगा, सीडेराइट। अब यहाँ पे मैग्नेटाइट है ना, उसका सूत्र देखो, आराम से याद करो। पहले हेमेटाइट याद कर लो, उससे मैग्नेटाइट याद कर लेना। तो पहले हेमेटाइट आता है, मतलब Fe2O3, 2 3 5। अब मैग्नेटाइट में आओ, Fe3O4, मतलब एक एक बढ़ा दो, एक एक का करो बढ़ा दो, तुम्हारा फार्मूला बन जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कहेगा कि लोहा का इनमें से मुख्य अयस्क कौन होगा। अयस्क का कोई नाम डालेगा, कोई भी डाल देगा, बॉक्साइड फोक्साइड कुछ भी लिख देगा, चाहे इसमें से कोई उठा देगा, हेमेटाइट डाल देगा। तो आप किसको चुनिएगा, हेमेटाइट को। ऑप्शन अगर याद है तो चुनिएगा, अगर याद नहीं है तो आप इसे ज़रूर याद कर लें, क्योंकि आपको हम बताया हूँ 5 नंबर में भी, 2 नंबर में भी, और सब्जेक्टिव मतलब आता है। अब एक और बात है कि पूछता है यहाँ पे कि हेमेटाइट जो है ना लोहा का, बताइए कहता है कि लोहा का जो अयस्क हेमेटाइट है उसका सूत्र क्या होगा। तो ऑप्शन में दिया रहेगा, तो ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, तो ऑप्शन में दिया रहेगा कि Fe2O3, Fe3O4, मैंने ऐसा ही कुछ 4 को दे देगा ऑप्शन। तो उसमें से जो आपको याद रहेगा तो अच्छा बात है, चुन लीजिएगा कि हाँ हेमाटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। अगर याद नहीं है तो बहुत दोस्त मुसीबत तो हो सकती है। इसलिए आप लोग को मैं जो कहने जा रहा हूँ वह मेरी बात को फॉलो करिए, और इस प्रश्नों को जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम बोर्ड में ये क्वेश्चन बड़े मार्क्स मतलब पूछे जाएंगे ही, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और बीएससी भी देखो ये कहाँ कब पूछा है, देखो 2013 में भी पूछा है, 2015 में भी पूछा है, 2016 में पूछा है, यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम जो भी क्वेश्चन लाया हूँ यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको एकदम हंस कर ही बताऊँगा, एकदम समझिए कि एकदम आप इसे याद कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, द्रव रागी लायोफिलिक, एक कह रहा है द्रव विरागी लायोफोबिक।
मतलब कोलाइड है, कोलाइड का मतलब प्रकार है। तो पहले देखो लायोफिलिक, बातें समझो। लायोफिलिक एगो है क्या, लायोफोबिक। अब लायोफिलिक में मतलब लायोफिल माने फील कर, फील करता, यानी ये फील करता का फील करता, तो लव वाला फील करता। मतलब एमे प्यार के पोजीशन आ गइल बा। अब यहाँ पे प्यार के पोजीशन आ गइल बा, तो बताओ एकर जो बंधन होगा वो मजबूत होगा कि नहीं होगा? होगा, एकदम होगा। यानी इ प्यार जब एक दूसरे एक जब छोट छोट प्यार मिल जाला तो बड़का प्यार हो जाला। यानी कहता कि पहले देखो डिफिनीशन, इसमें बड़े बड़े अणु कणों के रूप में कणों के रूप में रहते हैं। कह रहे हैं क्या, इसमें बड़े बड़े अणु कणों के रूप में रहते हैं। यानी यानी जब बड़े बड़े अणु रहेंगे तो इका हो जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे, और चिपक जाएंगे तो यह अधिक स्थायी होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि प्यार टूटता है कभी, सच्चा प्यार कभी नहीं टूटता है, इसलिए यह क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। और तीसरा स्टेप देखो, इस पर कह रहा है कि आवेश की मात्रा शून्य हो जाती है। मतलब कितनो अथी करबो करा के, कितनो टच करबो, करंट लावा चाहे कुछ लावा, तो ओकरा पर कोनो प्रभाव पड़ी नहीं पड़ी। तब नहीं पड़ी तो का होई, तुम्हें बताओ तो। इस पर आवेश की मात्रा का हो जाई, तो शून्य हो जाई। अब एकरे पॉजिटिव पढ़ल दरौ विरागी में, लायोफिलिक तो पढ़ लेला। अब देखो इनमें बड़का बड़का अणु रहल लायोफोलिक में, लायोफिलिक में। अब दरौ विरागी में लायोफोबिक जो है, इसमें छोटका छोटका अणु रही, कौने के रूप में, तो कणों के रूप में। कौने के रूप में, तो कणों के रूप में। और दूसरा एक स्टेप में कहता है ये तब स्थायी होई कबो, छोट छोट बा, मारा तुरंत मारा 2-3 थप्पड़ सबका हो जैसो, एक थप्पड़ के बार सुन। लोग कहेला कि ना कहेला ये छोट छोट बार से एक थप्पड़ के बार सुन। यानी यह कम स्थायी होता है, यह मजबूत नहीं होता है। और इस पर आवेश की मात्रा धनात्मक भी हो सकता है और क्या, ऋणात्मक भी हो सकता है। मतलब मात्रा होगा तो होगा। आवेश जानते बा 2 प्रकार के होला, एक धनावेश आ एगो ऋणावेश। तो हमें तो शून्य हो गई ना, आ एमे क्या हो जाई, एमे का हो जाई, धनात्मक और ऋणात्मक होई। एमे मतलब आवेश धनात्मक और ऋणात्मक होगा ही होगा। हमें का हो गई लायोफिलिक में। चलो ठीक बा, आगे चले के हमनी के समझ गए बजा, बहुत बढ़िया समझ गए बजा। अब फिर ट्रिक हुआ हम बताओ तनी, एक और ट्रिक हुआ आसान है बा। आरएनए कहता और डीएनए कहता। देखो डीएनए जहाँ तर जा शुरू से पढ़ले बार जान, डीएनए के में होला डी माने दूगो, डी माने दूगो कहता, दूगो दूगो कुंडलित वाला, माने दूगो कुंडलित होई। आरएनए तब का उल्टा समझ लो कब होई, एगो। तो यहाँ पे डीएनए के मतलब जान जा कि आनुवंशिक लक्षण। कौन लक्षण? आनुवंशिक लक्षण। मतलब जन पीढ़ी दर पीढ़ी होला, ना कहल जाला भोजपुरिया भाषा में कि डीएनए चेक करा ला, डीएनए चेक करावा है एक डीएनए। तो डीएनए से कौन सी है, आनुवंशिक लक्षण है। मतलब एक्स बोला जाता है, शायद लड़कियों में XY होता है और लड़कों ना सॉरी लड़कों में XY होता है, लड़कियों में XX होता है। तो आप लोग तो बहुत बढ़िया सुने होंगे और आप लोग तो समझ गए होंगे डीएनए क्या होता है। तो डीएनए क्या हुआ दोस्तों, तो अणुसूत्र है, वो उसी को तो कहते हैं अणुसूत्र, आनुवंशिक पदार्थ। देखो यही तो है डीएनए, जो दो कुंडलित होता है। और डीएनए अणुसूत्र में क्या होता है, पाया जाता है अणुसूत्र जो XY बात जो बोलनी है आपके। और यह आनुवंशिक पदार्थ हो कि ना हो, माने आनुवंशिक लक्षण हो कि ना हो, तो हटे। अब यहाँ पे आरएनए में अब अपोजिट, तेमे कगो हो, एगो कुंडलिता। और दूसरा का स्टेप में कहता आरएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है। हाँ भाई याद तो कर लो दादा, ये तो दिमाग कंफ्यूजन कहता है कि कोशिका द्रव में पाया जाता है क्या, आरएनए। कोई पूछेगा कोशिका द्रव में क्या पाया जाता है, आरएनए। और तीसरा देखो यह यह अनुवांशिक पदार्थ है, मतलब यहाँ गलत लिखा हूँ, वर्ड गलत लिख लो कि अनुवांशिक होगा, यहाँ पे अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। बताओ अब एक अपोजिट लेबा ना, में हाँ होता है में ना, तो सीधे बात भाई अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है आरएनए। सही दोस्तों, यहाँ पे आरएनए अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। तो मेरी बात तो आप लोगों को बहुत बढ़िया से गया होगा, खोपड़िया में चला गया होगा, बढ़िया से समझ गया होगा। ये फनी ट्रिक है और आप लोग इस ट्रिक को आजमाइए और इसे याद करने का कोशिश करिए। और जो भी मैं गलत कहा हूँ दोस्तों, आप लोग से सॉरी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसे समझाना था आप लोगों को, बढ़िया से समझाना था कि ताकि आपको याद हो जाए और बेहतरीन तरीक़ा से आप एग्ज़ाम क्रॉस कर लें। तो इतना तो चल ही सकता है, और आप लोग गलत मत सोचिएगा। देखिए क्वेश्चन 2012 में ही पूछा गया माने क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, समझिए ना। 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन जब तो आप इसे
बार बार कह रहा हूँ, आप इसे तैयार कर लीजिए। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे वालों को भी व्यवस्था किया गया है, नीचे इंग्लिश वाला है। तो आप लोग दोनों मत घबराइएगा, आप लोग को दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मत कहिएगा कि हिंदी खाली दे रहा है, हिंदी बोल रहे हैं। आप लोग इंग्लिश वाला है, आप लोग पढ़ते होंगे तो समझ जाइए, क्योंकि मेरा इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है। पर इतना तो कर सकता हूँ, आप लोग कुछ हेल्प तो कर सकता हूँ। इतना पढ़ा हूँ कि जो आप लोग को पढ़ा सकता हूँ। तो ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंतर तो आता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड को आप अलग से कहीं पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है। तो उसको 5 नंबर में चाहे 2 नंबर में मैंने पूछता है, सब्जेक्टिव में पूछता है। अब पूछेगा ही पूछेगा, मतलब आशा करता हूँ कि कहीं पूछ ही मत दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत मजा आएगा दोस्तों, बहुत फनी ट्रिक बताऊंगा। कहता कि मोलारता और मोलालता में का अंतर बा। यहाँ पे बबुआ ध्यान दो, मोलारता कहता मोल लोरता, मुंह हटा दो। और लोरता कहता लोरता, त केकला से लोरता। अब देखो, हेमे देखो पहले डिफिनेशन कहता 1 लीटर, आ हमें कितना कहता 1 केजी। तो बिलियन में घुले बिले की कुल संख्या को मोलालता कहता। सिंपल बात समझो, ई लोरता। तो हमेशा को डिफिनेशन बताओ तनी। मोलारता में समझिए पानी, आ मोलालता में समझिए कोनो माने वजनदार चीज। चाहे लता मंगेशकर समझिए, मोल हटा दिया लता। लता मंगेशकर एगो हम बड़ी संगीतकार रही, उनकी याद कर लियो। तो यहाँ पे जाओ, पहले मोलारता में आ जा। अब मोलारता जल से लड़ता। अब जले ना हो 1 लीटर 2 लीटर चाहे 3 लीटर जो भी हो, तो इसमें 1 लीटर लिया जाता है, और इसमें 1 केजी लिया जाता है। तो पहले यहाँ पे जब मोलारता जौन बा, इ लड़ता केकरा से लड़ता? तो जलवा से लड़ता। तो जलवा से लड़ी तो बताबो, जलवा से लड़ी तो इका तापमान पर निर्भर करी कि ना करी? एकदम करी भाई। मान लो मोलारता लड़ता कौन लड़ता? तो अगिया लड़ता। केकरा से लड़ता? तो जलवा से लड़ता। लड़ता तो कौन लड़ता? आगी लड़ता। आगी कौन से लड़ता? जल से लड़ता। तो जल से लड़ी तो बोला तापमान पर निर्भर बा कि ना बा? बाटे। और जल से लड़ी तो कुछ तो कुछ वाष्प बनबे करी, यानी मोलारता जो होता है तापमान पर निर्भर करता है। और एक मात्रक देख लो, मोल एहू में बा, मोल एहू में बा। एमे लीटर बा तो एमे का बा? केजी बा। अब यहाँ पे स्टेप देखो, मोलालता में आ जा। मोलालता का मतलब लता मंगेशकर। और लता मंगेशकर जो रहली, उनका वजन रहे कि ना रहे? तो वजन रहे। और वजन के केमे नापल जाला भाई? केजी में। हाँ केजी में। तो केजी में नापल जाला। तो एक पढ़ल डिफिनेशन कि 1 केजी बिलियन, एहू में बिलियन तो एहू में बिलियन। आ में कौन चीज घूलल बा? तो बिले घूलल बा। का घूलल बा? चीनी उनी कोनो उ घूलल बा, ओकरे संख्या के कहल जाला का? मोलालता। अभी मोलालता तापमान पर निर्भर करी। अब उ कहियन का हम अगिया से जाई जर जाई, उ कहियन कबो लता मंगेशकर जी बारी मोलालता माने लता मंगेशकर जी बारी, उ कहियन हम आगे से लड़ जाए अगिया से? तापमान पर निर्भर करियन? कौन काम से का के मर जाई कहियन? ना कहियन। यानी आगे देख के भाग जइयन, माने तापमान पर निर्भर नइखे भाई। तापमान पर निर्भर के तरह हो जाई? ना होई। तो अब एक ए सही मात्रक का होई? अच्छा तू बतावा, ए सही मात्रक का होई? भाई हम जानते नहीं कि सीधे वजन बा में वजन वाला बात करता। तो वजन बात करता कि केजी में आई। अब मोल तो रहबे करी, हेऊ में मोल तो हेऊ में मोल। मोल प्रति केजी। हमें मोल मोलारता में लड़ता जल से तापमान पर निर्भर बा, अगिया लड़ता। तो एमे का होई? मोल पर लीटर। तो मेरी बात को अगर आप अच्छे अंदाज में चलिए, बुरा मत मानिए। मैं फनी ट्रिक लाया हूँ और इस ट्रिक को पालन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बहुत आसान बताऊंगा ट्रिक। देखो ट्रिक मेरा काम जरूर करेगा, आप ये मेरे ट्रिक को फॉलो करिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन की अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कहो तो कोनो अभिक्रिया बा, और अभिक्रिया पर का ताप हुआ पड़ता, का ताप के ऊपर प्रभाव पड़ता। तू ये बताओ भाई, मान लेते नहीं हम पढ़ले बन जा मान ले पढ़ले बन जा, अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया होला अभिकारक में। अभिकारक से नहीं उत्पाद बनेला। तो बताओ अभिक्रिया के जितने गरम करे, माने कि ज्वार मान ले, ओके अगर जितने गरम करम उतने उ का होई? वाष्प में बदल जाई। और वाष्प में बदल, जितने गर्म करबो उतने वाष्प में बदलते बदलते एक दिन का होई? खत्म हो जाई। माने अब क्रिया तेजी से करी। देखो मान धीरे से गरम करनी है, तो तनी मनी बुलबुला भइल। और तेज कर दम तक के बुलबुल बुलबुल करी। आ बुलबुल करते 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 तेज रिएक्शन करी, और तेज जर जाई। मतलब याद कर लिया कि ताप जितना ही अधिक रहता है, तो अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से
होता है। एगो और बात याद कर लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, तो याद करे पड़ी भाई। हम तो नई चीज बताए मेरे कहाँ की याद करे वाला चीज़ हो। कहता कि 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अब क्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। सही बात है भाई, अब क्रिया का वेग दुगुना हो जाला। कितना पर? तो हर 10 डिग्री ताप पर, हर प्रत्येक 10 डिग्री, जब 10 डिग्री ताप है ना तो कितना हो जाएगी अब क्रिया का वेग दुगुना हो जाएगी। कितना हो जाए दोस्तों? तो अब ऑब्जेक्टिव में कहता है, पूछता है कि हर माने हर बार जब 10 डिग्री ताप बढ़ेगा तब क्रिया का वेग कितना हो जाता है। तो क्या चुनिएगा? दुगुना कि चौगुना? दुगुना। कितना? तो दुगुना। याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन कब पूछा गया है इसकी जानकारी बता देता हूँ। ये क्वेश्चन 16 और 20 में पूछा गया है। और बहुत 50 तो आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। हाई मैं लिख रहा हूँ, इस पर मत जाइएगा, ये थोड़ा बकवास लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो 16 और 20 है ना, पूछा गया है। तो मतलब ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इतना ही लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको पक्का मिलेगा। अब मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को अच्छी तरह देखे होंगे। और इस वीडियो को अगर देखे हैं तो आपको हम कर रहा हूँ, हमसे जुड़ जाइए और आपको बहुत जानकारियाँ मिलेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जो भी करना हो कर दीजिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए।